फ्रेंड्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम क्लास 7 का चैप्टर 7 कर रहे हैं, ब्राह्मण की चतुर पत्नी। ये एक कहानी है जिसको हमने कल पढ़ा था आधा। हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण है वो किस प्रकार से गरीब है और वो भगवान की पूजा करके, भगवान की सेवा करके किस प्रकार से उसे 100 रुपये मिलते हैं, और एक जो नेत्रहीन व्यक्ति रहता है वो उससे वो पैसे ले लेता है। और उसके बाद में वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी उससे कहती है, किस प्रकार से उसको उपाय बताती है वो वापस पैसे वापस लेने के लिए। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके आगे क्या हुआ। तो ब्राह्मण है जो भिखारी को खोजने के लिए निकल जाता है और उसको वो देखता है कि जो ब्राह्मण है वो एक मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, और मंदिर में उसने क्या कर रखा है, एक चटाई के नीचे गड्ढा खोद रखा है और गड्ढे में मटकी है, और उस मटकी के अंदर उसने छीने हुए पैसे रख रखे हैं। और उससे पहले उसके पास 1000 रुपये थे और 100 रुपये लेके उसके पास 1100 रुपये हो गए थे। जब भिखारी भीख मांगने हेतु वहां से पुनः चला गया तो ब्राह्मण ने एक मटकी निकाली तथा उसमें ब्राह्मण ने वह मटकी निकाली और उसमें पड़ी धनराशि को भी घर लेकर लौट आया था। कि ब्राह्मण ने क्या किया कि जब भिखारी भीख मांगने के लिए चला गया तो उसने वो मटकी उठाई और मटकी में से पैसे निकाल कर आ गया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कोई वृतांत यानी जो घटना हुई थी वो सुनाया। तो वह हर्ष के मारे फूली न समाई। साथ ही उसने अपने पति से अगले दिन पुनः मंदिर जाकर भिखारी की गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा, और उसने उसको पत्नी को सारी बातें बताई। तो पत्नी है वो बड़ी खुश हुई और कहा कि अगले दिन फिर से जाना और मंदिर में जाकर देखना कि वो पुजारी भिखारी है वो क्या करता है। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो भिखारी फूट फूट कर रोते हुए पाया गया। कि जब ब्राह्मण है वो भिखारी को देखने के लिए गया कि वो क्या कर रहा है, तो देखा तो भिखारी है वो रो रहा था और मंदिर का पुजारी है उसे सांत्वना दे रहा था और उसे चुप करा रहा था। कि पुजारी भी नेत्रहीन था। वह कह रहा था, मूर्ख, तुमने इतने रुपए वाली मटकी वहां क्यों रखी? मेरी तरह सारा धन अपने पास ही रखता। कि वो फिर उसको समझाता है कि तुमने जो मटकी थी वो वहां पुजारी कहता है कि तुमने पैसों की मटकी है, इतने सारे पैसे ऐसे क्यों रखे थे? मेरी तरह अपने पास में ही रखने थे। तुम अपना धन कहाँ रखते हो? अंधे भिखारी ने पूछा। तो अंधा भिखारी से पूछता है कि भाई तुम अपना धन कहाँ रखते हो? तो पुजारी बोलता है कि मेरी सारी धनराशि इस खोखली लाठी में है। कि उसकी लाठी क्या थी? खोखली, यानी सिर्फ चारों तरफ से उसके अंदर बीच में से जगह थी। तो मैं अपनी इस धनराशि है इस खोखली लाठी में रखता हूँ और सदैव इसे अपने पास ही रखता हूँ। और क्या करता हूँ, मैं हमेशा इस लाठी को अपने साथ रखता हूँ। जाओ ऐसी एक लाठी ले आओ और उसी में अपना सारा धन रखो, पुजारी ने कहा। तो पुजारी ने उसे समझाया कि तुम भी एक ऐसी लाठी बना लो और उसी में अपना सारा धन रखना। ब्राह्मण ने पुजारी का धन भी हथियाने की सोची। फिर ब्राह्मण ने क्या करा कि उसे पता चल गया कि पुजारी अपनी धनराशि कहाँ रखता है और उसके पैसे भी उसने निकालने की सोची। अतः वह बाजार से वैसी एक लाठी खरीद लाया तथा अवसर पाकर पुजारी की लाठी उठा ली। और सेम वैसी ही लाठी वो क्या करा, बाजार से ले आया और मौका पाके उसने पुजारी की लाठी उठा ली और वह खाली लाठी उसके स्थान पर रख दी, यानी लाठी उसने बदल दी। घर आकर उसने पुजारी की लाठी से सारा धन निकाल लिया। अपनी चतुर पत्नी के कहने पर ब्राह्मण पुन पुजारी का हालचाल देखने चला गया। तो अब क्या करा उसने, जो ब्राह्मण था उसकी भी लाठी में से पुजारी था उसकी भी लाठी में से पैसे निकाल लिए और अपनी पत्नी को बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब तुम पुजारी का जो हाल चाल है वो देखने के लिए फिर से जाओ। पुजारी एक अन्य नेत्रहीन व्यक्ति को अपनी चुराई गई धनराशि के विषय में बता रहा था। पुजारी क्या कर रहा था, एक और नेत्रहीन व्यक्ति था, 3 नेत्रहीन बताए थे ना इसके अंदर, तो तीसरा नेत्रहीन जो व्यक्ति था उससे अपने चुराए हुए धन के विषय में बता रहा था। वह अंधा व्यक्ति कह रहा था, मूर्ख, तूने लाठी में अपना धन क्यों रखा? मेरी तरह फटे पुराने कपड़ों में क्यों नहीं रखा? तो वो उसे समझा रहा कि तुमने लाठी में अपना धन क्यों रखा? तुम्हें तो मेरी तरह फटे पुराने कपड़ों में धन रखना था। यह सुनकर ब्राह्मण घर लौट आया और तीसरे अंधे की कही हुई बात अपनी पत्नी को बताई। और फिर उसने फिर से अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी को बात बताई। तो पत्नी ने उस अंधे व्यक्ति से भी उसका धन छीनने की योजना बनाई। अब उन्होंने उस जो तीसरा अंधा भिखारी था उससे भी जो पैसे छीनने की उन्होंने योजना बताई। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण मधुमक्खियों का छत्ता कहीं से उठा लाया। उसकी पत्नी ने कहा होगा उसे कि वो मधुमक्खी का छत्ता ले आए। तो जो ब्राह्मण है वो मधुमक्खी का छत्ता कहीं से उठा लाया, उस पर मधु की एक परत चढ़ाकर और उसे अमृतदान में डालकर
उस तीसरे अंधे व्यक्ति को दे आया। उसने क्या करा, उसके ऊपर जो परत थी, जो मधुमक्खी का छत्ता था, उसके ऊपर शहद की एक परत चढ़ा दी और अमृतदान में डालकर वो उसको दे आया। वह शहद को हाथों से लगा लगा कर चाटने लगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या थी, छत्ते के ऊपर एक और परत डाल रखी थी उसने शहद की। तो जैसे जैसे वह शहद उसमें से चाटने लगा, जब शहद की परत समाप्त हो गई तो छत्ते की मधुमक्खियों ने उस पर आक्रमण कर दिया, और जैसे ही शहद की जो पहली परत थी वो खत्म हुई तो मधुमक्खियां उसके नीचे थी और मधुमक्खियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। अतः उसने अपने पुराने कपड़े वहीं फेंक दिए और स्वयं वहां से प्राण बचाने हेतु भाग गया। अब उसने क्या करा कि वहां से अपने प्राण बचाने हेतु भागा। उसने कपड़े हैं वो सारे फेंक दिए और वहां से भागा। ब्राह्मण ने पुराने कपड़े उठा लाया और सारा धन निकाल लिया। ब्राह्मण ने क्या करा, उन सारे कपड़ों को उठा लाया और उसमें से धन निकाल लिया। अब ब्राह्मण दंपति के पास योगक्षेम हेतु पर्याप्त धन हो चुका था। अब जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी उनके पास में योगक्षेम मतलब हो गया, क्षेम मतलब हो गया कि गुजारा करने के लिए, कि उनके पास गुजारा करने के लिए काफ़ी धन हो चुका था। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब वे जीवन भर आनंद पूर्वक अपने दिन काट सकते हैं, और उन्हें ये विश्वास हो गया कि अब आनंद पूर्वक उन्होंने 3 व्यक्तियों का धन ले लिया था, तो उन्हें लगा कि उनके पास बहुत धन हो गया। तीनों लूटे पिटे नेत्रहीन व्यक्ति वहां के राजा के पास अपनी गुहार लगाने हेतु के लिए गए। अब तीनों नेत्रहीन व्यक्ति हैं जो वहां के राजा थे, उनके पास में गए अपनी बात कहने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ। राजा ने उन्हें भोजन खिलाया तथा कुछ धन देकर विदा किया। अब राजा ने उनको खाना खिलाया और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया, परंतु राजा उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने इन अत्यंत चालाक नेत्रहीन व्यक्तियों को उल्लू बनाया था। लेकिन राजा के मन में इच्छा थी कि वो उन व्यक्तियों को देखे जिन्होंने क्योंकि वो तीनों ही चालाक थे नेत्रहीन व्यक्ति, उन व्यक्तियों को भी किसी ने उल्लू बना दिया, तो राजा उन व्यक्तियों को देखना चाहता था। अतः उसने मुनादी करवा दी कि, यानी कि उसने सारी जग फैला दी कि यदि तीनों नेत्रहीन व्यक्तियों को उल्लू बनाने वाला व्यक्ति दरबार में आकर अपना अपराध स्वीकार कर लेगा तो उसे समाधान के साथ साथ भारी पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो राजा ने ये बात कहलवा दी कि जिन व्यक्ति ने इनको नेत्रहीन व्यक्तियों को उल्लू बनाया है, अगर वो आके अपना अपराध स्वीकार कर लेगा तो उन्हें क्षमा भी मिल जाएगी और साथ साथ में पुरस्कार भी दिया जाएगा। पत्नी से परामर्श करके ब्राह्मण ने दरबार में जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया और ब्राह्मण क्या हो गया, दरबार में चला गया। नरेश ने उसे समाधान के पश्चात पूछा, क्या यह सब तुम अपनी चतुराई से किया अथवा किसी के मार्गदर्शन के पश्चात? तो राजा ने पूछा कि तुमने खुद किया या किसी के कहने पर? तो महाराज, मैंने यह सब कुछ अपनी चतुर पत्नी के कहने पर किया था, ब्राह्मण ने कहा। तो ब्राह्मण ने बता दिया कि ये सब कुछ उसने अपनी पत्नी के कहने पर किया था। राजा ने ब्राह्मण की पत्नी के लिए अनेक बहुमूल्य भेंट उसके पति के हाथ भेजे, जिन्हें पाकर वह फूली न समाई और दंपति ने राजा को हार्दिक धन्यवाद भी दिया। तो राजा ने, क्योंकि ये सब कुछ पत्नी ही ने किया था, इसलिए उसके लिए बहुत सी भेंट उन्होंने भिजवाई। अब है शब्दार्थ है नेत्रहीन यानी अंधा, सदैव, सदा ही या हमेशा, हर्ष, खुशी, दाता, देने वाला, एकत्र, इकट्ठे, हताश, निराश, वृतांत, ब्यौरा, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, गतिविधि, कार्यवाही, सांत्वना, टटास बंधाना या तसल्ली देना, हथियाना, छीन लेना, अमृतदान, ढक्कन वाला एक पात्र होता है, दंपति, पति पत्नी, योगक्षेम, गुजारा। अब है आगे आपके प्रश्न उत्तर। सही उच्चारण है दर्शाया, पोटली, व्यवहार कुशल, सांत्वना, ब्राह्मण दंपति, अत्यंत, परामर्श, बहुमूल्य, धन्यवाद। पहला प्रश्न है इसमें, पहले कितने की धनराशि बहुत बड़ी मानी जाती थी? पहले कितने रुपए की धनराशि बहुत बड़ी मानी जाती थी? तो उत्तर आएगा 100 रुपए की, यानी 100 रुपए की। भिखारी ने 90 रुपए वाली पोटली कहाँ छुपा कर रखी थी? तो भिखारी ने 90 रुपए वाली पोटली है चटाई के नीचे एक गड्ढा खोदकर एक मटकी में छिपा कर रखी थी। मंदिर का पुजारी कैसा था? मंदिर का पुजारी नेत्रहीन था। तीसरा अंधा भिखारी अपना सारा धन कहाँ छिपा कर रखता था? तो तीसरा अंधा व्यक्ति अपना सारा धन अपने फटे पुराने कपड़ों में छिपा कर रखता था। सही विकल्प है ब्राह्मण का परिवार था अत्यंत निर्धन। अंधे भिखारी ने ब्राह्मण के साथ क्या किया था? अंधे भिखारी ने ब्राह्मण के साथ में किया था बहुत बड़ा छल। 3 अंधे व्यक्ति थे बहुत चालाक, ब्राह्मण की पत्नी थी चतुर। तो बाकी के प्रश्न उत्तरों बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू। गुड
Good morning, dear 7th class student. In our yesterday class, we have started our review exercise of chapter number 5 and we have completed question number 1 to 4. In today class, we will start from question number 5. So without any wasting of time, let's start. Now question number 5. Express each of the following in exponential form. हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है. हमारे पास है 256/2401. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर. तो इस तरह से देखो 256 के करते हैं पहले हम. 256 को मैं 4 की टेबल से करती हूँ. 4 6 जा 24 हो जाएगा हमारे पास. 16 4 जा 16 आ जाएगा. अगेन हम इसको 4 से करते हैं तो 1 जा एंड 4 6 जा 24 16. अगेन इसको 4 से करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16. फिर से हम 4 से करते हैं तो 4 1 जा 4. तो इट मीन्स क्या आ गया, 256 को मैं राइट कर सकती हूँ 4 रेज टू द पावर 4. ये मैं इसको राइट कर सकती हूँ. अब डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2401. इसको भी मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है. तो चलो इसके भी बना लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी कर लेते हैं हम. 401 का अगर मैं इसको किसकी टेबल से करना चाहिए, हमें 7 से करते हैं हम इसको. 7 3 जा 21, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा अगेन 21. अगेन मैं इसको 7 से करती हूँ तो 7 4 जा 28 एंड 63, 7 9 जा 63. अगेन मैं इसको 7 से करती हूँ तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा. इट मीन्स 7 की भी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 4 टाइम है ये. तो इसको राइट करेंगे 7 रेज टू द पावर 4. तो इसको लास्ट में देखो दोनों की कॉमन पावर है 4, तो राइट करेंगे हम इसको 4/7 रेज टू द पावर 4. ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है. तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है. तो आगे आंसर 4/7 रेज टू द पावर 4. चलो एक और पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड करते हैं. सेकंड पार्ट है हमारे पास -1331 अपॉन में 4096 है. अब देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है. अब 1331 का भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो किससे जाएगा, 11 की टेबल से कर लेते हैं. 11 1 जा 11, 23 हो गया है. 11 2 जा 22 और 1 बच जाएगा हमारे पास. अगेन 11 1 जा 11. फिर से हम इसको 11 से करते हैं तो 11 11 जा 121 होता है और 11 1 जा. तो 11 का क्यूब आ गया है. तो इसको हम राइट करेंगे माइनस यहाँ पे 11 का क्यूब हो गया है. डिनोमिनेटर में हमारे पास 4096 है. अब इसको भी कर लेते हैं हम. आपको इस साइड में करके भी देखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं राइट करने किसी में भी. 4096 है. इसको अगर मैं 16 की टेबल से करती हूँ तो 16 की टेबल से जाएगा 2 जा पे 5 जा एंड 6 जा. अगेन 16 जा 256 होता है. 16 1 जा. इट मीन्स ये क्या आ गया, 16 का क्यूब आ गया. तो हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे राइट करेंगे, -11/16 होल पावर 3. तो आंसर क्या आ जाएगा, -11/16 होल पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 2 पार्ट कर लिए, बाकी के 2 पार्ट आप लोग ट्राई करोगे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई है तो अब हमें एक्सपोनेंट फॉर्म है, इनको हम सिंपली प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे. 3 रेज टू द पावर 4 है, इसको 4 टाइम राइट करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 हमारा 5 टाइम है तो इसको 5 टाइम राइट करेंगे. 1 2 3 4 5. देन 1/6 हमारा 5 टाइम है तो इसको 5 टाइम राइट करेंगे. 1/6 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल आउट करेंगे, बाकी जो हमारा आंसर आएगा वो राइट करेंगे. तो अब देखो 3 1 जा 3 2 जा 1 जा 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा. अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे. 1 2 3 4 2 है तो 1 2 3 4 2. अब क्या है हमारे पास, 2 1 जा और 2 3 जा. तो आंसर क्या आ गया, न्यूमिनेटर में ओनली 1 है हमारे पास एंड डिनोमिनेटर में 3 है. तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया है तो हमारा आंसर आ गया 1/3 इसका आंसर आ गया है. अब इसमें एक और पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको थर्ड पार्ट करा देती हूँ इसका.
तो अब इसी का हम सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सी पार्ट क्या है हमारे पास, -2/5 होल क्यूब मल्टीप्लाई 5/8 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -4/25 होल स्क्वेयर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको प्रोडक्ट वैसे सिंपल प्रोडक्ट करते हैं इसका। देखो -2/5 रेज टू पावर 3 है तो 3 टाइम राइट करते हैं, -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई बाय -2/5, 3 टाइम हो गया। इसको हम 4 टाइम राइट करते हैं तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 एंड द लास्ट टाइम 5/8। देन हमारे पास -4/25 है, इसको हमें 2 टाइम्स राइट करना है, -4/25 मल्टीप्लाई -4/25। ये हमने राइट कर लिया। अब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करते देखो 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 1 2 3 3 5, तो यहां से हमारे कैंसिल हो गए, एक 5 बची है बस हमारे पास। तो अब देखो जो अब ये है हमारे पास 2 1 जा पे चला जाएगा, 2 4 जा, 1 जा 4 जा, 1 जा 4 जा। अब ये 4 कितने थे, 2 4 है तो हमारे दोनों 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए हैं। अब नीचे हमारे पास एक 4 बचा है और ऊपर हमारे पास क्या बचा है 5, तो इसको मैं राइट कर देती हूँ, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब देखो न्यूमिनेटर में हमारे पास कुछ बचा है, न्यूमिनेटर में ओनली 1 है और माइनस साइन कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ओड नंबर में है माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 में। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, इस फॉर्म में है। अब ये कैंसिल आउट तो होता नहीं है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में आप राइट करोगे तो कैसे राइट करोगे, देखो इसको राइट करने के लिए ये हमारे पास 4 है, 4 को मैं राइट कर सकती हूँ 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 8 को राइट कर सकते हैं 2 का क्यूब, 5 एज इट इज नोट किया है मैंने, मल्टीप्लाई 25 होता है 5 स्क्वेयर। अब हमें इतना पता है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। तो पावर को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर है और यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा 5 क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने थर्ड पार्ट किया है। सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए वो आप लोग को खुद ट्राई करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो भी हमारा सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड। -3/7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -3/7 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई -3/7 रेज टू द पावर 6। अब हमने एक लॉ पढ़ा था कि जब हमारे बेस सेम होता है तो हमारी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, सारी ऐड हो जाएगी। अब हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे हमारा बेस क्या, -3/7 -3/7 -3/7, बेस सेम होता है तो हमारी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे -3/7 एक्सपोनेंट ऐड करो 2 + 8 + 6, सारी एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3/7 2 + 8 10 10 + 6 16 होल पावर 16। इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 16 आ जाएगी। चलो एक और पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4/15 रेज टू द पावर 10 इज डिवाइडेड बाय 4/15 रेज टू द पावर 6। अब देखो जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड करना होता है, जब डिवाइड करते हैं तो हमारी जो एक्सपोनेंट होती है वो सबट्रैक्ट हो जाती है। हमारा बेस सेम है 4/15 4/15, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी हमारी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से राइट करेंगे 4/15 रेज टू द पावर 10 - 6। तो क्या आ जाएगा 4/15 रेज टू द पावर 4। दिस इज अवर आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/15 रेज टू द पावर 4। ये हमारा आंसर है। बाकी के जो पार्ट्स अब हमारे रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। A very delightful morning to all my dear student of class 8th. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming you again to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are continuing our S7 syllabus through a series that we are providing to you on a continuous basis for your better development of your education and your qualities of learning capacity. So student, in this series I am
going to discuss our today's content with you all. So let's do our chapter 7 that is remaining. The chapter name is conservation of plants and animals, and in today's video we will do our remaining content of the exercise that are the one word answers, true, false and fill up. So let's do it. So these all are the content that we are going to discuss. In our previous video we have done up to the project tiger. Now we are going to continue the रेड डाटा बुक. स्टूडेंट देखिए रेड डाटा बुक क्या है. ये एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई गई लिस्ट है, बुक है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर कीप्स अ ट्रैक ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड. ये IUCN जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इट कीप्स अ ट्रैक, इट मेंटेन अ बुक, इट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस. जितना भी हमारे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है, रेयर है, वल्नरेबल है, थ्रेटेंड है, जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब का एक रिकॉर्ड बनाकर रखता है. एंड कीप ऑन चेकिंग कॉन्टिन्यूसली, और उनकी लगातार देखभाल करता है, जांच करता है. तो ये जो फंक्शन है ये IUCN के थ्रू किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे मेंटेन अ रेड लिस्ट विच इवेलुएट्स द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज. ये एक बुक बना के रखते हैं, रेड लिस्ट होती है इनके पास. उस रेड लिस्ट में ये इवेल्युएट करते हैं, चेकआउट करते हैं कि कितनी स्पीसीज जो हैं प्लांट एंड एनिमल्स की वो रिस्क पे हैं, कितनी इंडेंजर्ड हैं, कितनी अंडर रिस्क हैं, और जोन प्रोन मतलब कितना, मतलब क्या एरिया किस रीजन में आता है, वहाँ पे कितनी स्पीसीज हैं जो हमारी इंडेंजर्ड खतरे में है, वेदर वो स्पीसीज हो या सब स्पीसीज. द रेड डाटा बुक इज अ सोर्स book which keep a record of all the rare and endangered species of plant and animals. ये इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज जो होती हैं उनका सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है थ्रू अपनी रेड डाटा बुक. उस बुक का नाम इन्होंने रेड डाटा बुक दिया हुआ है. ये सोर्स कह सकते हो आप, लिंक वगैरह होता है इनका, तो उसमें ये मेंटेन करके रखते हैं. द स्पीसीज आर ग्रुप्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द परसीव्ड रिस्क. एंड ये जो फोर्स है, ये जितने भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की कैटेगरी है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी में कौन सी स्पीसीज को वो रखेंगे और कौन सी स्पीसीज ज्यादा रिस्क में है. द नेक्स्ट इज स्टूडेंट माइग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ एनिमल इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक टू देयर ओरिजिनल होम इज कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो एक बहुत ही बड़े ग्रुप में लार्ज नंबर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हैबिटेट चेंज करते हैं. अपना जो उनका ओरिजिनल होम होता है वो उस जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं. जैसे आपने इफ यू हैव हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन क्या करती है, साइबेरिया से मूव करके जाती है, और वो जो मौसम होता है वो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से जाते हैं. एनिमल्स माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर. जनरली वो विंटर के टाइम पे, और मे बी इट विल बी द ब्रीडिंग सीजन, या फिर उनको ब्रीड वगैरह करनी होती है उसके लिए. इन दो पर्पज से वो मोस्टली माइग्रेट करते हैं, या इन दो सीजन्स में वो माइग्रेट करते हैं. व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब वहाँ की परिस्थितियाँ उनके अंडर कंट्रोल आ जाती हैं, मीन्स उनके फेवरेबल हो जाती हैं, देन दे रिटर्न बैक टू देयर होम, तो वो वापस घर आ जाते हैं. बर्ड्स माइग्रेट टू फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड टू एस्केप इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट. बर्ड्स आर वेल नोन फॉर देयर लॉन्ग माइग्रेटरी फ्लाइट्स. एंड देखिए क्या होता है, या तो वो फूड के लिए उसकी सर्च में, उसकी खोज में जाते हैं, वेदर इट में भी वो वहाँ का जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो उनके योग्य नहीं होता, उसको चेंज करने के लिए अपने आप को वहाँ पे सरवाइव कैसे करना है वो अगर नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं तो वो दूसरी जगह पर माइग्रेट करके जाते हैं. एंड बर्ड्स जो हैं वो अपने लॉन्ग माइग्रेटरी फ्लाइट्स की वजह से भी ना जाने जाता. कॉमन माइग्रेटरी क्रिएचर्स आर वेल्स, फिश, बटरफ्लाइज, टर्टल, बर्ड्स. ये मेन कॉमन क्रिएचर्स हैं जो कि मोस्टली माइग्रेट करते हैं. द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ आर्कटिक टर्न इन्वॉल्व्स द ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड बैक ईच ईयर. देखिए ये पूरे हर साल में वापस जाते हैं और हर साल में आते हैं, मीन्स
जाना और आना दोनों ट्रैवल करते हैं। ये मोस्टली जो सबसे लॉन्ग माइग्रेशन जो है वो आर्कटिक टर्न माना जाता है, मीन्स उसका नेम इन्होंने दिया फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में जो जाते हैं, एंड ईच ईयर बैक होकर वापस आना भी उनका उसी ईयर में होता है। आर्कटिक टर्न है, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग माइग्रेटरी बर्ड में है। ओके, द नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखिए पेपर की रिसाइकलिंग कैसे करनी है एंड डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज मेड फ्रॉम द पल्प। पेपर जो है स्टूडेंट, दिस ऑल आर मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द ट्रीज। यू कैन इमेजिन हाउ मेनी लैक्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट एवरी ईयर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि पूरे साल में कितने लाखों पेड़ काटे जाते हैं, और देन फिर वहां से वो पेपर बनता है, विच यू एज अ स्टूडेंट यूज फॉर द स्टडीज एंड ऑल्सो ऑफन वेस्ट इट इन यूजलेस एक्टिविटीज। और जैसा कि आप इसे एज अ स्टूडेंट यूज भी करते हैं और प्लस में इसके साथ आप इसे अपनी यूजलेस एक्टिविटीज में भी वेस्ट करते हैं। लेट अस रिकॉल द वेरियस वेज इन विच पेपर कैन बी सेव। तो हमें बहुत सारे वेज हैं, तरीके अपनाने चाहिए जिनसे कि हम पेपर का वेस्टेज बचा सकते हैं। वी शुड राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। हमें पेपर के दोनों तरफ लिखना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। पेपर का वेस्ट बिल्कुल मना कर देना चाहिए। रिसाइकल पेपर, और पेपर को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम फॉर यूज। जो आपका पेपर है, जितना भी आपने उसे यूज किया है, कम से कम 5 to 7 टाइम्स। एक जो ओरिजिनल पेपर बनता है वो 5 to 7 टाइम तक रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग से देखिए स्टूडेंट, इट सेव द एनर्जी। एनर्जी को सेव करता है, प्लस में वाटर की सेव होती है, एंड नीडेड टू मैन्युफैक्चर। जो इन सबको बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन मेकिंग पेपर इज ऑल्सो रिड्यूस। जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज होता है वो भी कम हो जाता है। सो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेपर का यूज करना चाहिए, और हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से मैंने अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स को देखा है, दे यूज द सिंगल लाइन ऑफ द पेपर एंड वेस्ट इट। तो वी शुड डोंट हैव टू डू लाइक दैट, बिकॉज यू नो ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, एंड ट्रीज को बचाने के लिए हमें पेपर को भी लिमिटेड मतलब यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन। देखिए पेड़ों को किस तरीके से दोबारा लगाया जा सकता है, जंगलों को दोबारा उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। ऐसी जगह पर जहाँ पर जंगल खराब कर दिए गए हैं, जंगलों को उजाड़ दिया गया है, वहाँ पे न्यू ट्रीज को लगाना ही रिफॉरेस्टेशन होता है। इफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा तो इससे हमारा जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन है वो अपने आप वहां पर हो जाएगा। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल अपने आप उग जाता है। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, वी कट द ट्रीज, वी कट द पार्ट ऑफ द ट्रीज। या तो हम पेड़ों को काट देते हैं या उनके किसी पार्ट्स को काट देते हैं। आफ्टर दैट आप फ्यू टाइम्स बाद देखेंगे, बारिश के सीजन में या बारिश के बाद ऐसा होता है कि वो पेड़ अपने आप उगने लगता है, वहां पे उसकी ब्रांचेस वगैरह निकल आती हैं। लेकिन ऐसा तब होता है स्टूडेंट जब हम किसी भी ट्री को जड़ से नहीं रिमूव करते हैं। अगर वो थोड़ी सी स्टेम वगैरह उसकी छोड़ देते हैं तो इट ऑलरेडी डेवलप बाय द नेचर, वो अपने आप हो जाता है। इन इंडिया द फॉलोइंग एक्ट्स डील विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के साथ। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 में बना था, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। और 2 मेन एम होते हैं इन दोनों एक्ट के कि इन्हें दे हैव टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, उन्हें बचा के रखना, संजो कर रखना है फॉरेस्ट को, टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। और जो भी लोग उस जंगल से जुड़े हुए हैं या उसके आसपास रह रहे हैं, उनको उनकी बेसिक चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करना। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू सेव द फॉरेस्ट, और हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स मेक कर रही है। दे हैव टू रिस्टोर देयर फॉरेस्ट, एंड डिफॉरेस्टेशन को कॉन्टिन्यूसली इलीगल बोल दिया गया है। इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द गवर्नमेंट टू सेव आवर फॉरेस्ट एज अ वेल। हमें ये हमारी ड्यूटी समझना चाहिए, हमारे एम होना चाहिए, लक्ष्य भी कह सकते हैं आप, उद्देश्य बना लेना चाहिए कि हमें जंगलों को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखना है, बिकॉज वो हमारी वेल्थ के रूप में हमें बाय नेचर प्रोवाइड किए गए हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल द कंटेंट दैट I need to tell you about in this video. So now we are going to continue our homework. Well student, you know we have already done our MCQs. Now we are going to do the fill in the blank. The first one is dash means clearing of forest by cutting down trees. पेड़ों को काट कर जो किया जाता है उस दैट प्रोसेस नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। नेचुरल कैलेमिटीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वो किस चीज के लिए डिस्ट्रक्शन होती है, बायोडाइवर्सिटी जो हमारी जैव विविधता है उसको बर्बाद करती हैं। द इन डैश एरियाज प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसे कौन से एरियाज हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उसमें इन सब चीज़ों का बिल्कुल ही मना है. Dash is one of the many species slowly. Student, see here, this sentence is incomplete, so we will write extinct here. In the extinct category में marks दिया रहता है. Paper is made from the dash of the trees. Trees के wood pulp से बनता है. Now it's time to do the true false. The first one is endangered species no longer exist on the earth. Endangered species, हाँ, अगर हम इसे इस तरीके से कॉन्टिलेशन नहीं बचा पाए तो ये हमें अर्थ पे देखने को नहीं मिलेंगे. दिस इज ट्रू. देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी इन हॉट ड्राई डेजर्ट. हॉट और ड्राई डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी नहीं है. इट्स फॉल्स. बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो देयर. IUCN रेड लिस्ट कंटेन द नेम ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. ऑल के लिए नहीं है बेटा. These include only the rare, endangered, vulnerable, threatened species. So this is false. Biodiversity is caused due to the variation in gene pool. ये जीन पूल की वजह से नहीं होता है, ये सैम्पलिंग एरर की वजह से होता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस की केयरलेसनेस से. ये स्टूडेंट ट्रू. द नाउ वन वर्ड आर. फर्स्ट वन इज द न्यूमरस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ऑफ अ रीजन. प्लांट इज नोन एज फ्लोरा and animals are known as fauna. An area which is strictly preserved for the protection of wild animals, this is wildlife sanctuary. The species which are likely to become endangered, जो खतरे की उसमें है, that are the threatened species. Redevelopment of forest. Forest का जो redevelopment होता है by planting more and more trees in the place, जिसको हमने destroy कर दिया है उसको हम, that is known as the reforestation. Okay, so that was all today we have done. Take care. Goodbye. Do it in your fair notebook. This is one suggestion from my side, and revise it also for your S7 preparation. Okay. Good morning, students. Welcome to our online classes. This is for class 7. In previous class, we read our 5th chapter of history, architecture as power. In previous class, we read Shahjahan as engineer. And today we continue our class with regional architecture. Apart from the Mughal Empire, many regional centers like Bengal, Gujarat and the Deccan also developed their own architecture style. कि मुगलों को छोड़ के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स जैसे बंगाल है, गुजरात है, दक्कन का पठार है, जहाँ पे इन्होंने भी अपना आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप की. हैदराबादी मोन्यूमेंट लाइक द चार मीनार रिफ्लेक्ट एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. कि हैदराबादी जो मोन्यूमेंट है उसके अंदर जो चार मीनार है उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा है? नेचर का प्रभाव है. मोरओवर दीज मोन्यूमेंट हैव पाइनएप्पल लाइक डोम्स अलोंग विद मिनरेट्स एंड कॉलम्स. और जो बाकी मोन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर वो कैसे हैं? हैव पाइनएप्पल, मतलब कि मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं पाइनएप्पल जैसे और विद डोम के साथ, और इनके अंदर मिनरेट्स हैं. मिनरेट्स का मतलब होता है बेटा ये जो स्तंभ होते हैं इनको ही मिनरेट्स बोलते हैं. जो मीनारों के टाइम में ये टाइप के ये स्तंभ बनाए जाते हैं इन्हीं को मिनरेट बोलते हैं. और कॉलम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पे ये कॉलम बनाए हुए हैं छोटे छोटे, विच हैव बीन मॉडल्ड ऑन पाम ट्री. और जिनको मॉडल किस पे किया जाता है? पाम ट्री के ऊपर किया जाता है. रीजनल आर्किटेक्चर विटनेस्ड ए पीरियड ऑफ रिवाइवल विद द डिक्लाइन इन मुगल आर्किटेक्चर. जो रीजनल आर्किटेक्चर है वो गवाह है किसका? ए पीरियड ऑफ रिवाइवल विद द डिक्लाइन इन मुगल आर्किटेक्चर. कि मुगल आर्किटेक्चर का किस प्रकार पतन हुआ. आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम्स बुंदेलखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, विजयनगर एंड द मालाबार रीजन. की जो आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ राजपूत किंगडम्स में, बुंदेलखंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, आसाम में, विजयनगर में और मालाबार में. वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूजन ऑफ लोकल एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स इन मैनी ऑफ द रीजनल मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड दिस टाइम. कि हमें देखने को मिलता है, हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, हमें प्रभाव देखने को मिलता है मिश्रण का लोकल और इस्लामिक आर्किटेक्चरल का जो रीजनल मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलता है जो इस टाइम में बने थे. अब है मॉन्यूमेंट्स ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री. कि मॉन्यूमेंट इतिहास के रूप में. आर्किटेक्चरल सोर्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग अबाउट ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. कि जो ये शिल्पकला के जो ये स्रोत हैं
जो आर्किटेक्चरल स्रोत हैं, सोर्स हैं, ये एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देते हैं किसी बिल्डिंग को देख के, किसी वहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो वहाँ की कैलियोग्राफी है, जो वहाँ की बिब्लियोग्राफी है, उससे हमें क्या पता लगता है कि वो किस टाइम का बना हुआ है, किस राजा के द्वारा बनाया गया है, वहाँ का शासन किस तरीके का था। तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल आर्किटेक्ट, कि ये हमें जो सोशल के ऊपर, जो कला है वहाँ की, उसके ऊपर, कल्चर के ऊपर, मिलिट्री ट्रेडिशंस के ऊपर ऑफ द पास्ट, की जो पास्ट का हमारे यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री का जो भी ट्रेडिशन है उसके बारे में ये हमें बताती हैं। अपार्ट फ्रॉम थ्रोइंग लाइट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल who built the monuments, they also provide information on when and by whom these structure were made। कि यदि हम इनके ऊपर throwing light on the lives of people, कि लोगों के जीवन के ऊपर यदि हम प्रकाश डालें जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स को बनवाया था, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि ये कब और किसने बनवाए थे, ये स्ट्रक्चर कब और किसने बनवाए थे। Moreover, the administrative, economic and social condition of a place can be gauged through the study of the monument in the area। और इसके साथ साथ हमें प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक कंडीशंस का भी पता लगता है कि किसी स्थान पे, जिस स्थान पे वो मॉन्यूमेंट है, उसकी जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी, प्रशासन अच्छा होगा, तो मॉन्यूमेंट भी अच्छा ही होगा। I hope students you understand the chapter very well. Today we complete our chapter number 5 of history for 7th class in reading, and now we do the exercise of this chapter. This is the exercise of this chapter. First fill up is historical monuments can be studied under two categories, dash buildings and dash buildings। तो इनके अंदर आएगा रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस, एंड सेकुलर, SECULAR, रिलीजियस एंड सेकुलर बिल्डिंग्स। अब सेकंड है टेम्पल्स वर बिल्ड इन डैश एंड डैश स्टाइल्स। तो यहाँ पे आएगा NAGARA, नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल। अब है थर्ड, द डैश एट पुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नगरा टेम्पल। द आंसर इज जगन्नाथ टेम्पल, JAGANNATH, जगन्नाथ एट पुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नगरा टेम्पल। अब है फोर्थ, द डैश मेड आउट ऑफ मार्बल आर फेमस ऑफ देयर लेविशली डेकोरेटेड पिलर एंड एक्सक्यूसाइड क्रेविंग ऑन द सेलिंग। कि डैश बना हुआ है मार्बल का, और ये अपनी डेकोरेशन, पिलर्स की डेकोरेशन के लिए और इसकी छत की डेकोरेशन के लिए, जो इसकी सीलिंग है, जो इसकी छत है, उसकी डेकोरेशन के लिए ये फेमस है। तो यहाँ पे आएगा दिलवाड़ा, DILWARA, दिलवाड़ा टेम्पल, TEMPLE, ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल। फिफ्थ इज द डैश एज हाईली ऑर्नेट गेटवेज और गोपुर्स। इसके अंदर है कि किसके अंदर गेटवे और गोपुर होते हैं, तो है DARVIDA, द्रविड़ा स्टाइल। कि द्रविड़ा स्टाइल के जो मंदिर होते हैं उनके अंदर गेटवेज या गोपुर्स होते हैं। Now we do the true false of this chapter. Our first is the pradakshina is the walkway used by the devotee to walk around the temple। कि प्रदक्षिणा क्या होती है, मंदिर के चारों तरफ घूमने के लिए जो स्थान होता है, तो उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। तो दिस इज ट्रू। सेकेंड, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, स्तूपास, synagogues and other places of worship are called secular monument। तो secular monument कैसे हो सकते हैं, ये तो religious monument है, तो सेकुलर ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड इज बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर आर सम फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल बिल्ड इन द द्रविड़ा स्टाइल। तो दिस इज ट्रू। बृहदेश्वर टेम्पल एक फाइन, जो तंजौर में है, एक फाइन एग्जाम्पल है द्रविड़ा स्टाइल का। अब है आर्क इज ए कर्व कंस्ट्रक्टेड ओवर टू स्ट्रेट साइड। की आर्क क्या है, टू साइड से स्ट्रेट है, और एक ऐसी, मतलब आर्क का मतलब क्या होता है, चाप लगाना, ठीक है। आप जैसे
जब आप एंगल बनाते हो तो उसके अंदर आप जो कंपास होता है उससे आप लगाते हो ना आर्क, तो ये भी ट्रू है। डॉम्स रेफर टू द स्पेयर शेप्ड रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ वी डू द गिव टू एग्जाम्पल्स। तो द्रविड़ा स्टाइल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? अभी हमने किया था, एक तो है बृहदेश्वरा मंदिर, BRIHADESHWARA, बृहदेश्वर टेम्पल। और दूसरा है कैलाशनाथ, KAILASH, कैलाश नाथ टेम्पल। ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल के 2 टेम्पल हो गए। अब हमें नगरा स्टाइल के 2 टेम्पल बताने हैं। तो एक है जगन्नाथ टेम्पल, JAGANNATH, जगन्नाथ टेम्पल। और दूसरा है दिलवारा टेम्पल, DILWARA, दिलवारा टेम्पल। ठीक है, फिर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बताने हमने कि रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो रिलीजियस मॉन्यूमेंट में है, आप टेम्पल कर सकते हो, TEMPLE, टेम्पल। और चर्च कर सकते हो, CHURCH, चर्च कर सकते हो, मॉस्क्यू कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। सेकुलर के अंदर आप कर सकते हो फोर्ट्स और टॉम्स। ठीक है, तो ये क्या है? सेकुलर मॉन्यूमेंट है। अब हम इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल में बृहदेश्वरा है और कैलाशनाथ है। नगरा स्टाइल के अंदर जगन्नाथ है, दिलवारा है। रिलीजियस मॉन्यूमेंट के अंदर टेम्पल और चर्च है। और सेकुलर के अंदर फोर्ट एंड टॉम्स हैं। I hope students you understand the chapter and the exercise very well. In next class we do the short and long question answer of the chapter. Thank you. Have a nice day. This is for class 7. Students, in previous video we completed with the chapter verbs. Now today we will start with the chapter number 13, adverbs. Verbs, as you all know, verbs means the work we are doing, they identify it. But in adverbs, I will tell you the define which describe a word that describes or you can say modifies the meaning of a verb. यानी कि जब हम डिटेल में verb and adjective, they are called adverbs. जो ये डिस्क्राइब करते हैं, जो हम verb लिख रहे हैं उसको और कुछ ज़्यादा ऐड करके और हम ये बताते हैं कि वो verb कैसे है. They are called adverbs. For an example, I will give you a sentence. In that sentence you will easily understand. The nightingale sang melodiously. In this sentence, sang is the verb. Okay, sang is the verb. But how the nightingale is sang, कैसे गा रही है? Melodiously. उसकी क्वालिटी बताइए. तो they are called adverb. Melodiously is called adverb. Okay students, have you understand this point? कि जब हम उसको डिटेल में बताते हैं वर्ब को, कि उसको मॉडिफाई करते हैं कि वो किस तरीके से गा रही है या वो काम कैसे कर रही है, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स विच मॉडिफाइज द वर्ब्स. Now on the basis of we are having different kinds of adverbs. Now I will tell you one by one so that how we are using
different adverbs in different categories and how we are going to use them. Let's start with the kinds of adverbs. Kinds. Now I will tell you the kinds of adverbs. We are having different adverbs, like first one is adverbs of manner. First of all, we are talking about the manner. मैनर से ही हमें एक नाम से ही हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट मैनर्स. जैसे हमें गुड मैनर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम मैनर्स देखते हैं कि उसके अंदर कितने मैनर्स हैं, गुड मैनर्स कौन कौन से होते हैं. तो ऐसे ही हम सेंटेंस में जब किसी क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, these adverbs tell us how or in what manner the action takes place. यानी कि जो ये काम हम कर रहे हैं, जो एक्शन हमारा काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है. When we have the answer of how, when we get the answer of how in the sentence, they are called manner. For an example, he speaks fluently. In this sentence, how का आंसर अगर हमें मिल रहा है कि वो कैसे बोल रही है, how she speaks fluently. So fluently is the answer of manner. We will get the answer of manner is by asking how in the sentence. हम अपने मन में ही ये सोचकर अंदाज़ा लगा लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा मैनर है जब हमें हाउ का आंसर मिल जाएगा. Okay students, like this we are having another kind, that is place. Adverb of place. In adverb of place, everyone knows जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो we are asking where are you going? Where are you going? Then in the sentences we will get the answer of where. When we get the answer of where in the sentence, it means that answer is called place. For an example, example is, I will give you an easy example. My friend lives there. It means when we will get the answer where their friend lives, there is the answer. So there is the place in the sentence. And like this we are having third kind of verbs, and that is time. To identify the time, we will get the answer of when. जब हमें when का आंसर मिल जाएगा सेंटेंस में, they are called time of adverbs. For an example, we will be home soon. यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन में आंसर पूछे कि तुम कब आओगे घर पे, तो इसमें हमें soon आंसर मिल रहा है कि हम जल्दी आएंगे. We will come soon. They are called time of adverbs. Adverbs of time. Okay students, like this we are having fourth kind of adverbs, that is degree. Adverbs of degree. In the adverbs of degree, we will get the answer of how much
of how much and to what degree, you can say to what degree. When we will get this answer of these two questions, we will get the answer of adverbs of degree. For an example, Saina has almost finished. अब इसमें हमें आंसर मिल रहा है बाय हाउ मच. वी विल गेट द आंसर ऑफ हाउ मच. उसने कितना कंप्लीट कर दिया? ऑलमोस्ट, यानी कि ज़्यादातर ख़त्म कर दिया. सो दिस ऑलमोस्ट इज द आंसर ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ degree. Students, as you all know, we completed with the 4 kinds of adverbs and we completed with the define of adverbs. So your homework is write it down the define of adverbs and define of 4 kinds of adverbs with 2 examples. This is your homework. Thank you everyone. Student, I Priyanka. I am today in GK class of class 7th. Discuss you chapter number 11. Our chapter name is Important Scientific Instruments. Here some scientific instruments are given that are used for different work. Okay. Our first one is this instrument is used to in aircraft for measuring the altitude. Student, जो altitude को measure करने के लिए किस instrument का use किया जाता है? Altimeter का. Okay, that is the picture of altimeter. Next one, this instrument is used to observation of minute objects. It was invented by Berliner. Berliner ने इसको डेवलपमेंट किया था, इसको डिस्कवरी की थी और इसका नेम है माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट वन it is a sound magnifying instrument that is used by doctor for listening to sound produced by the heart and lungs. जो हार्ट्स और लंग्स की साउंड को सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? सेंथेस्कोप. एंड नेक्स्ट वन इज 4th नंबर. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट इन्वेंटेड बाय गैलीलियो. गैलीलियो ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये डिस्टेंस मीन्स दूरी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए यूज होता है. आंसर इज टेलीस्कोप. नेक्स्ट वन इज इट इज a scale on the seismometer to measure the magnitude of the earthquake. earthquake क्या होता है? भूकंप. भूकंप के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए स्टूडेंट किसका यूज किया जाता है? रिचर स्केल का. नेक्स्ट वन इज इट इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus which is used to convert the high voltage to low voltage and low to high. तो आंसर इसका ट्रांसफॉर्मर. नेक्स्ट वन इज this instrument is used for mixing air with the petrol vapor in internal combustion engine. combustion के लिए जो इंजन यूज होता है उसमें इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है. आंसर इज कार्बोरेटर. एंड नेक्स्ट वन इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर measuring the atmosphere pressure. this was invented by Torricelli. Torricelli ने इसका डेवलपमेंट किया था, इन्वेंशन किया था और ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को जो मापने के लिए यूज किया जाता है. आंसर इज बैरोमीटर. तो स्टूडेंट, ये आपके कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जो आपके एग्जाम में आपसे आस्क किए जा सकते हैं. तो आपको इन सभी के नेम लर्न करने हैं. ओके. एग्जाम में आपसे अपोजिट भी पूछा जा सकता है, जैसे फॉर विच पर्पज वी यूज माइक्रोस्कोप, एलीमीटर एंड what is the use of barometer, like that. okay. और एक स्टूडेंट इसमें इंस्ट्रूमेंट आता है थर्मामीटर, जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है. इस तरह और भी बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं. तो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ आप नेट से भी सर्च करके उनको राइट कर सकते हो. ओके. Morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, in the previous video I just taught you the revision part of the first chapter of each class 6, 7 and 8.
Now today I'll just started just to tell you about the pattern, how you will get the answers in essay 1. So regarding the same, I have just given you the MCQs and the meanings also, and a part of the question one word. So what you have to do, you have to do the revision, and the second part of the revision I am just going to tell you today. So let us start. Good morning student, welcome to online class for class 7, the first chapter champion. Today students, we are going to do the again revision. I have already told you, explain you in the previous video, and now today we are just going to again start the revision the same thing, but what the thing is different, that in this video I have just given you the MCQs type questions so that you can just understand, and this type of question you will get in the essay 1 paper. So same thing you have to do. So let us start student. Revision of the chapter first for class 7, that is champion. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे मैंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 3, उन एक ऑप्शन में से आपको इसका करेक्ट जो है ऑप्शन ढूंढना है आंसर का. तो फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट क्या है आपका वर्ड एवरेज. तो एवरेज का फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल, दूसरा है नॉर्मल और तीसरा है एबनॉर्मल. सी पार्ट इज एबनॉर्मल. सो एवरेज का जो है आपका एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, नॉर्मल. सो दिस थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द नॉर्मल वन. तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया नॉर्मल. अब सेकंड का देखिए, आयरन विल. आयरन विल का मतलब क्या होता है, करेज होता है, डेंजर होता है, या स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है. तो यहाँ पे आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर. तो इसका सही आपका आंसर है स्ट्रॉन्ग विल पावर. अब नंबर 3 देखिए, लिम्प. लिम्प का मतलब है क्या होता है, वीक होता है, स्ट्रांग होता है, विश होता है. तो लिम्प का मतलब होता है वीक. तो आपका सही ऑप्शन और सही आंसर क्या होगा, ए आएगा. अब नेक्स्ट देखिए आप नंबर 4, लीडन वर्ड का मतलब क्या है, पेन है, वीक है, या हैवी है. तो लेडन का यहाँ मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हैवी. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, ना तो पेन आएगा ना ही वीक आएगा. तो हैवी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, लेडन का हैवी. अब नंबर 5 देखिए, कंपल्सन का मतलब क्या होता है, कंटेंट होता है, या हैप्पी होता है, या सैड होता है. तो कंपल्सन का मतलब होता है हैप्पी. सो हैप्पी का यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हैप्पी. सो दिस इज कंपल्सन. अब यहाँ पे एमसीक्यूज का बता रही हूँ मैं आपको, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है. फर्स्ट देखिए आप, द डैश रनर रन्स. मतलब रनर रन्स कौन सा करता है, एवरेज करता है, चैंपियन करता है, या ब्रीथ है. तो ये जो है 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपका एवरेज आएगा. तो द एवरेज रनर रन्स, ये आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार ही आपको ये फिल करने हैं. तो एवरेज इज द करेक्ट ऑप्शन. अब नंबर 2 देखिए, द चैंपियन हैज द डैश विल. स्ट्रॉन्ग आएगा, आयरन आएगा, बैड आएगा. तो इन तीनों ऑप्शन में से क्या सही है, तो इसका तीनों में से द चैंपियन हैड द आयरन विल. तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नंबर सी देखिए, द चैंपियन रन्स ऑन डैश लेग्स. तो ये क्या है आपका, लेडन मतलब आ जाएगा, लेडन फ्रंट एंड विथ. तो ये पे आपका लेडन लेग्स यानी कि लेडन लेग का आपका करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 4 देखिए, हिज डैश मेक्स हिम गो. पहला ऑप्शन है ब्रीथ, सेकेंड ऑप्शन है करेज, और थर्ड ऑप्शन है बेस्ट. तो यहाँ पे हिज करेज, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका करेज. हिज करेज मेक्स हिम गो. तो ये आपका करेज जो है वो इसका राइट ऑप्शन है. नंबर 5 देखिए, द चैंपियन डैश हिज बेस्ट. डज आएगा, मेक आएगा, या ऑलवेज आएगा. तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, द चैंपियन डज हिज बेस्ट. चैंपियन हमेशा अपना बेस्ट करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
fill in the blanks with correct word. सो आपको क्या है, ये ऑप्शन में से आपको करेक्ट वर्ड चूज करने हैं. एंड देन ही गोज, डज अ लिटिल, लेस आएगा, मोर आएगा या विश आएगा. तो यहाँ पे क्या आपका सही ऑप्शन आता है, मोर. ही डज अ लिटिल मोर. तो इन दोनों में से, आप तीनों में से आपका मोर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा मोर. नंबर सेकंड देखिए, until the dash in him is gone. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है एक, ये ब्रीथ है सेकंड, और थर्ड है आपका विश. तो इन तीनों में से ही अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर द ब्रीथ इज द करेक्ट ऑप्शन. सो until the breath in him is gone, जब तक कि उसकी सांसें जो है नहीं फूल जाती. तो ये इसका ऑप्शन जो है ब्रीथ है. नंबर थर्ड देखिए, इट इज वेरी डैश टू बिकम अ चैंपियन, डिफरेंट, इजी और डिफिकल्ट. तो ये आपके पास तीन ऑप्शन हैं. तो आपके अनुसार आपको जो है ये अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपको फिल करना है. तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर डिफरेंट इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ चैंपियन, सो डिफिकल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. अब नंबर 4 देखिए, ए चैंपियन विल डैश टू विन टिल हिज लास्ट ब्रेथ. तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्या दिए हुए हैं, कैरी, ट्राई या फिर ट्रू. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ट्राई आएगा. ए चैंपियन विल ट्राई टू विन टिल हिज लास्ट ब्रीथ. और जो है चैंपियन जो होता है वो आखिरी सांस तक जो है जीतने की कोशिश करता है. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ट्राई है. अब नंबर 5 देखिए, द a true champion is never dash satisfied, stop या try. यानी कि ट्रू चैंपियन नेवर सेटिस्फाइड. तो यहाँ पे आपका सेटिस्फाइड करेक्ट ऑप्शन है, ना यहाँ पे स्टॉप आएगा, ना ही यहाँ पे ट्राई आएगा. So the correct option is satisfied. So student, I have tried to give you some MCQs from this chapter number first. So what you have to do the same as usual. You have to just learn it and just this pattern will be come in your essay 1, and so you have to just follow all these things. So student, what you have to do as usual, just like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Take care and bye.